हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन बेस रहेगा एक डिसीज़ पे जो अभी रिसेंटली स्प्रेड होना शुरू हुई है। ये डिसीज़ काफ़ी एक नया केस हमको देखने के लिए मिला है केरला में। हमको ये देखने मिला है कि 75 ईयर एक ओल्ड मैन है जिन्होंने वियतनाम और कंबोडिया से रिसेंटली ट्रैवल करके आए थे। वहाँ पे उनको एक डिसीज़ देखने के लिए मिली उस पेशेंट में, दैट इज़ म्यूरिन टाइफस। तो जब ये घर वापस आए तो इनके कुछ सिम्टम उनको देखने के लिए मिले थे इसमें, जैसे कि बॉडी पेन, फेटीग, डिट्यूरेटिंग लिवर एंड किडनी के फंक्शन। इनिशियल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे उनमें कुछ मिला नहीं, तो डॉक्टर्स को ऐसी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा डाउट हुआ, जिसके बाद उनको ये पता चला कि इस रेयर डिसीज़ का, ये एक रेयर डिसीज़ है, जिस रेयर डिसीज़ का पहला डायग्नोसिस हमको करने में हेल्प मिली। तो ये म्यूरिन टाइफस डिसीज़ होती क्या है? म्यूरिन टाइफस डिसीज़ एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है रिकेट्सिया टाइफी। ये बैक्टीरिया कॉज करता है। ये डिसीज़ प्राइमरली जो है ये इन्फेक्टेड फ्लीज जो होती हैं, फ्लीज मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं जो बाइट करते हैं किसी की बॉडी पे भी, ये इंसेक्ट की उस बाइट, फ्ली की बाइट से होता है। और ये फ्ली कौन सी होती हैं? ये फ्ली वो होती हैं जो जनरली रैट्स और माइस के ऊपर इन्फेस्ट करती हैं, उनकी बॉडी पे, उनकी स्किन पे चिपकी होती हैं और उनकी बॉडी में इन्फेक्ट, उनकी बॉडी को बेसिकली सक करती हैं, उनके ब्लड को। तो ये एंडेमिक टाइफस या फ्ली बॉर्न टाइफस है। मतलब ये रिसेंटली लोकल एरिया में, जो अर्बन एरियाज़ में पर्टिकुलरली है, कुछ छोटे पॉकेट्स, रूरल एरियाज़ की जो पॉकेट्स होती हैं जहाँ पर रॉडेंट की पॉपुलेशन, रैट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर उनको ये फ्ली जो है, ये फ्ली इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज करती है। और अगर ये ह्यूमन्स को बाइट कर ले तो उस केस में ह्यूमन्स को ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसके ट्रांसमिशन में हमको याद रखना है कि इसका वेक्टर और रिजर्वॉयर कौन है। इसका वेक्टर मतलब जो डिसीज़ को स्प्रेड करता है, तो वेक्टर कौन है? जो फ्लीज है। कौन सी फ्लीज? जो रॉडेंट्स को, रॉडेंट्स मतलब रैट्स हो गए, माइस हो गए, मोनगूज हो गए, इनको जो इन्फेस्ट करती हैं मतलब इनकी स्किन पे चिपकी रहती हैं जनरली, ये वो इनकी वेक्टर होती हैं। और ये जो रैट्स, माइस, इन्फेक्टेड रैट्स, माइस, मोनगूज जो होती हैं, इनके लिए बेसिकली रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं। और फ्लीज जो होती हैं ये कैट्स और डॉग्स, जो डोमेस्टिक पेट होते हैं जैसे कि कैट्स या डॉग्स, उन पर भी लिव कर सकती हैं। ये पूरी की पूरी फ्लीज जो हैं ये बैक्टीरिया को अपनी पूरी लाइफ स्पान में जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती हैं। मतलब एक फ्ली अगर वो बैक्टीरिया कैरी करती है तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितने लोगों को बाइट करेगी उन सबको वो इन्फेक्शन क्रॉस कर सकती है जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। इसका मैकेनिज्म क्या है इन्फेक्शन का? इन्फेक्शन तब होता है जब फ्ली के जो फीसेस होते हैं, मतलब जो फ्ली इन्फेक्टेड है उसके फीसेस, उसका एक्सक्रीटा जो है, जब किसी हमारी ह्यूमन बॉडी के किसी कट, एब्रेजन मतलब स्किन जब एरोड हो जाती है, एब्रेड हो जाती है, घिस जाती है कहीं पे, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है स्किन की, उसके कांटेक्ट में आता है, या फिर अगर कोई पर्सन जो इन्फेक्शन फ्ली बाइट की जो है, फ्ली बाइट की स्क्रैच कर दे, मतलब फ्ली कहीं पे आपको बाइट कर ले, तो आप उस पोर्शन को कहीं स्क्रैच कर दो, या फिर फ्ली अगर आपको बाइट कर रही है या फिर उसने कोई फीसेस इन्फेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसकी जो इन्फेक्टेड फीसेस हैं उसको अगर आप किसी भी तरीके से इंजेस्ट कर जाओ, आपके खाने में इन्फेक्शन हो जाए, या किसी भी तरीके से आपको वो इंजेक्शन अगर आप कर लो उसके इन्फेक्टेड फीसेस को, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन हो सकता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि म्यूरिन टाइफस जो होता है ये डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, या ह्यूमन्स और फ्लीज के बीच में डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता। जैसे ह्यूमन्स से कोई फ्ली, जैसे कोई अनइन्फेक्टेड फ्ली है, तो वो ह्यूमन्स, अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है तो कोई माइस या कोई फ्ली इनको बाइट करके, अगर वो अनइन्फेक्टेड है तो वो बाइट करके किसी दूसरे ह्यूमन को वो ट्रांसमिट नहीं करती। जनरली जो माइस या रैट्स के थ्रू इन्फेक्टेड या होती हैं, जो इन्फेस्ट करती हैं उनको, और वो जो इन्फेक्टेड होती हैं जनरली वही इसको कैरी करती हैं। मतलब फ्ली का यहाँ पे कैरियर होना ज़रूरी है, फ्ली के अंदर वो बैक्टीरिया होना बहुत ज़रूरी है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो म्यूरिन टाइफस हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? जनरली वर्ल्ड वाइड जितने भी कोस्टल ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, जो कोस्टल रीजन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक का जो लेटीट्यूड होता है, इसके बीच वाला जितना भी एरिया आता है, इसमें जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं जनरली वहाँ पे हमको स्प्रेड होता हुआ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे रिपोर्ट होता है। इंडिया में इसके केसेस कहाँ देखने के लिए मिले हैं? पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में और कश्मीर में, जिससे इन एरियाज़ में अवेयरनेस ज़्यादा फैलाने की हमको ज़रूरत है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपको जब इन्फेक्शन होता है कभी भी म्यूरिन टाइफस का, तो उसका इन्फेक्शन आने में, उसके सिम्टम आने में करीब 7 से 14 दिन का टाइम लगता है। मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अराउंड 7 to 40 डेज का है। और सिम्टम क्या क्या आते हैं आपको?
फीवर आ सकता है, हेडेक आ सकता है, बॉडी एंड जॉइंट एक होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस होता है, मतलब आपका जो एब्डोमेन होता है उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, स्टमक में पेन होना। ये जनरली कॉम्प्लिकेटिंग सिचुएशंस में आपको होने लगता है और कुछ पेशेंट्स में उनके सिम्टम आने के कुछ दिन के बाद बॉडी में रैशेस भी डेवलप होने लगते हैं। इलनेस जो होती है जनरली 2 वीक के लिए होती है और अगर कोई डायग्नोस या ट्रीट नहीं किया प्रॉम्प्टली तो वो उसके बाद भी एक्सटेंड कर सकती है, जिससे बॉडी में आगे चल के सीरियस कॉम्प्लिकेशन और इशू आ सकते हैं। तो डायग्नोसिस करने का क्या तरीका है? डायग्नोस करने के लिए इसमें एक मेथड यूज़ की जाती है, एक टेस्ट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। बेसिकली इस सीक्वेंसिंग के अंदर में माइक्रोबियल डीएनए को एनालाइज किया जाता है और उस पर्टिकुलर पैथोजन के डीएनए की पहचान करी जाती है। उसकी पहचान से ही हमको पता चलता है कि वो उसमें वो बैक्टीरिया है कि नहीं है, मतलब वो डीएनए की आइडेंटिफिकेशन से, माइक्रोबियल डीएनए को पकड़ के उसका आइडेंटिफिकेशन करके हम ये पता लगाते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी में डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन दी जाती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ये बहुत सारे वाइड स्पेक्ट्रम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम करती है म्यूरिन टाइफस को ट्रीट करने के लिए, और ये रिकेट्सिया बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। मतलब पर्टिकुलरली स्पेशली रिकेट्सिया बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली टारगेट करने की हाई अमाउंट में ये कैपेसिटी रखती है डॉक्सीसाइक्लिन की मेडिसिन। इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन का भी इंपॉर्टेंस है। अनट्रीटेड म्यूरिन टाइफस जो है ये बेसिकली सीवियर कॉम्प्लिकेशन की तरफ आपको ले जा सकता है। इसमें अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है और एडवांस केसेस में, रेयर केसेस में डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। लेकिन अगर आप टाइम पे एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उससे कुछ दिन और वीक के अंदर ही पेशेंट की रिकवरी हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स हमको क्या क्या लेना है? सबसे पहले तो फ्री को कंट्रोल करना है, पर्टिकुलरली वो जो रोडेंट्स और पेट्स को इन्फेस्ट करते हैं। दूसरा, रोडेंट का मैनेजमेंट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एरिया में, आपके रीजन में, आपके सिटी में, मतलब गवर्नमेंट को ये चीज़ देखना है कि सिटी में या किसी पर्टिकुलर एरिया में रोडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है। अदरवाइज़ रोडेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रीड होते हैं। पब्लिक अवेयरनेस फैलाना है कि सिम्टम्स का वो ध्यान रखें, और सिम्टम्स होते हैं फ्ली इन्फेस्टेशन के ऐसे कोई भी सिम्टम तो उनको डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। और हाइजीन से रिलेटेड बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस करना है, पर्टिकुलरली जहाँ पे हाई रोडेंट की पॉपुलेशन है और पेट्स वगैरह ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे रहते हैं। कंक्लूजन यही है कि आपको रिलेटिवली रेयर है डिसीज़, लेकिन ये सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क पोजेस करती है, तो इसलिए आपको इसका ख्याल रखना है कि ऐसा कोई भी इशू आपको ना हो जो आगे चल के आपकी सीरियस कॉम्प्लिकेशन की तरफ आपको ले जा सकती है। इसी बात पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो म्यूरिन टाइफस, इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये बनता है कि म्यूरिन टाइफस प्राइमरीली ह्यूमंस को किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। पहला, एयरबोर्न ड्रॉपलेट को इनहेल करने से। दूसरा, इन्फेक्टेड फ्ली की बाइट से। तीसरा, कंटेमिनेटेड फूड के कंजम्पशन से। और चौथा, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो जैसा कि हमने देखा कि एयर ड्रॉप और एयरबोर्न ड्रॉपलेट से तो कंटेमिनेट या स्प्रेड नहीं होता। दूसरा, हमने ये भी देखा था इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, और बाइट भी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में इस डिसीज़ को लेके नहीं जाती। तो तीसरा ये वाला जो है पॉइंट, कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, ये भी इससे नहीं होता क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फूड बॉर्न डिसीज, दिस इज़ बेसिकली कैरीड ऑन बाय द बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड फेस्ट। तो हमारा लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ बाइट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड फ्लीज। उसके हिसाब से ये ऑप्शन बी 2 ओनली इज़ द राइट ऑप्शन. So I hope this issue was clear to you. If you liked the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.